हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है आजकल यूपी के बहुत एग्जाम्स आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी आया हुआ है यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम। तो लेखपाल हो या फिर यूके का जो उत्तराखंड का है यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम, या बीईओ का एग्जाम हो, या आरओ एआरओ का एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो, उन सब एग्जाम्स में जो है वो हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आज से जो है वो हिंदी शुरू कर रहे हैं अपनी। और हिंदी शुरू करने में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही रहेगा कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो क्या रहा है, और हमारे संविधान में जो हिंदी को दर्जा दिया गया है वो क्या दिया गया है, किस प्रकार से जो दर्जा है वो दिया गया है। तो हिंदी का इतिहास जो है हम सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हिंदी का इतिहास। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर वो किसी एग्जाम में आ रहा है, सपोज मैथ्स है, इंग्लिश है, या फिर जीके है, या हिंदी ही क्यों नहीं है, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम कितना भी पढ़ ले हैं लेकिन हम कुछ ना कुछ उसमें छोड़ देते हैं। बहुत से एग्जाम मतलब सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीएस हो गया, उसमें आप काफी कुछ पढ़ के जाएंगे, सब कुछ आप पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं, जैसे एक तो रीजनिंग है, वो जिसकी बहुत अच्छी होती है, वो फुल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर देता है। उनमें से हिंदी भी है। अगर आप हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सपोज आपके जो एग्जाम है उसमें 30 नंबर की 30 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से हिंदी की तैयारी करके जाते हैं तो ये मैं गारंटी दे रही हूँ 28 से लेकर 29 क्वेश्चंस तक आप अटेम्प्ट कराएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे, क्योंकि हिंदी जो है वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में आता है। तो इसीलिए हम जो अगर हिंदी है हम पढ़ रहे हैं तो उसे हमें ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि बस फॉर्मेलिटी निभा दी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हिंदी के काफी अच्छे लेवल पे पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम हिंदी का इतिहास। देखिए, सर्वप्रथम जो हिंदी भाषा है, ये जो भाषा है हमारी सबसे पहले की नहीं है। इसके जो कई सारे स्टेप्स हैं वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी कि किस प्रकार से जो हिंदी भाषा है वो हमारे देश में आनी शुरू हुई। लेकिन हिंदी को हिंदी नाम किसने दिया, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबको पता है ईरान से जो लोग हैं, ईरानी लोग हैं, जिन्हें हम ईरानी बोलते हैं। सिंधु नदी हमारे देश में है जो बहती है, और जो पाकिस्तान की साइड है, अब तो नहीं है, लेकिन पुराने समय में, जिस समय में सभ्यताएं विकसित होनी शुरू हुई थी, सिंधु नदी के आसपास जो है वो लोग रहा करते थे। तो जो ईरानी लोग हैं वो सिंधु नदी के पार वाले क्षेत्र के लोगों को, मतलब भारत में जो ये पार वाला क्षेत्र भारत में ही है, उसके लोगों को सिंधु की जगह पर हिंदू बोला करते थे, क्योंकि ये फारसी भाषा में ऐसा होता है कि सा को हा बोला जाता है, सा को उसमें हा प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो सा मतलब सिंधु को हिंदू बोला करते थे, समझ रहे हैं आप, सिंधु को हिंदू बोला करते थे। तो जो सिंधु के लोग हैं उनकी जो भाषा है उसे सिंधी भाषा बोलना था, और वो फारसी के हिसाब से जब सिंधी हुई, जो हम सा शब्द है संस्कृत का, उसे फारसी में यदि हा बोलेंगे तो सिंधी को क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। तो सर्वप्रथम जो हिंदी भाषा को हिंदी नाम है वो ईरानियों ने दिया है। ये हम इतिहास में देखते हैं कि ईरानी लोग जो हैं उन्हें हिंदी बोलने का, जो पूरा हिंदी भाषा को नाम देने का जो क्रेडिट है वो जाता है ईरानी लोगों ने ही, जो हिंदी नाम दिया था सर्वप्रथम हिंदी भाषा को ईरानियों ने दिया था। और उस समय पर यह कहा जाता था कि आर्यों की भाषा जो है वो हिंदी होती है, आर्यों की भाषा जो है वो हिंदी होती है। दूसरा स्टेप क्या है कि देखिए, भाषा क्या है सर्वप्रथम ये जाने। अगर हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं या किसी भी भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा क्या होती है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का तरीका। यदि हमें अपनी कुछ भावनाएं, कुछ विचार दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करने हैं तो हम उसके लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, संस्कृत की भाष धातु से बना है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द बना है। तो भाषा शब्द क्या है, भाषा का मतलब क्या है, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या उसके विचारों को अपने तक पहुंचाना, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। इसके लिए हम लिखित में भी प्रयोग कर लेते हैं, हम बोलचाल में भी प्रयोग कर लेते हैं, हम संकेतों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ाई है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित या सांकेतिक। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईरानी, हम इसी पर वापस चलते हैं, जो भाषा हिंदी भाषा है उसको जो हिंदी नाम दिया वो सर्वप्रथम किसने दिया, ईरानियों ने दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अरबी
या फारसी भाषा में, फारसी भाषा में जो हिंदी है उसके लिए ज़बान-ए हिंद का इस्तेमाल किया गया है, ज़बान-ए-हिंद। बोला हिंदी भाषा ईरानियों ने, ये भी फारसी का इस्तेमाल करते थे। फारसी में जो संस्कृत का सा है उसे हिंदी फारसी में ह बोला जाता है, तो सिंधी से हिंदी हो गया। लेकिन जो अरबी और फारसी भाषा के जो ग्रंथ होंगे, जो साहित्य होंगे, उसमें जो हिंदी भाषा के लिए नाम दिया गया है वो ज़बान-ए हिंद है। अब इस ज़बान-ए हिंद में कौन कौन सी भाषा इन्होंने कैलकुलेट करी? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है, ये सभी जो भाषाएं हैं ये उसने कैलकुलेट कर ली। मतलब ज़बान-ए हिंद किस किस को बोला जाएगा? संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, जो उस समय के हमारे अरबी और फारसी भाषा के ग्रंथ हुआ करते थे। अब कहीं कहीं पर जो भाषा शब्द है उसको भाखा भी बोला गया है, भाखा। ये अधिकतर कबीर, जायसी, ये कुछ रचनाकार हैं, ये जो कुछ कवि हैं, इन लोगों ने क्या किया है, कहीं कहीं पर दोहे में या फिर कहीं पे भी जो भाषा शब्द का इस्तेमाल की जगह पर उन्होंने भाखा शब्द का इस्तेमाल किया है, को भाखा भी बोला गया है। तो सर्वप्रथम नाम किसने दिया? ईरानियों ने दिया। उसके बाद अरबी और फारसी भाषा के साहित्यों में जो हमें भाषा जो हमें नाम मिलता है वो ज़बान-ए हिंद बोला जाता है, संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश को। उसके अलावा जो भाषा के स्थान पर भाखा शब्द का इस्तेमाल किसने किया हुआ है? कबीर और जायसी ने किया हुआ है। इस लेक्चर में हम देख लेंगे कि संविधान में भी क्या क्या जो उल्लेख हैं, किस प्रकार से राजभाषा का दर्जा जो है वो हिंदी को प्राप्त हुआ और कितनी कितनी संवैधानिक भाषाओं का प्रयोग हम अभी समय पर संविधान ने मान्यता दे रखी है, हम ये भी देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है, अब आ जाता है कि लिखित रूप में सबसे पहले जो भाषा शब्द की जगह हिंदी का प्रयोग हुआ है। अभी हमने बताया अरबी और फारसी भाषा में क्या बोला जाता था, जो संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश थे उसको हम बोल देते थे ज़बान-ए हिंद, जो अरबी और फारसी ग्रंथ थे। लेकिन सर्वप्रथम जो इस्तेमाल किया हिंदी भाषा का, हिंदी शब्द का लिखित रूप में, उसका श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। अधिकतर किताबों में जो यही है कि अमीर खुसरो ने जो है हिंदी का जो है इस्तेमाल किया था, और इन्होंने हिंदी का भी किया है और इसके साथ साथ इनका ग्रंथ है उसमें हिंदवी शब्द का भी इस्तेमाल है। मतलब हिंदी और हिंदवी दोनों से प्रोनाउंशिएट कर लिया जाता था। सबको पता है कि अमीर खुसरो, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के जो है वो समकालीन थे। तो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। उनको इन्हें हिंदी सिखानी थी और उनको हिंदी सिखाने के लिए इन्होंने खालिक बारी नाम की रचना लिखी थी। खालिक बारी नाम की रचना की थी। वो खालिक बारी जो मेनली क्या थी, जैसे हम आजकल डिक्शनरी देखते हैं ना, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, उस प्रकार से फारसी टू हिंदी डिक्शनरी थी वो, हिंदी कोश। वो डिक्शनरी इन्होंने बनाई थी, खालिक बारी नाम था उस डिक्शनरी का। और उसमें जो हमारी हिंदवी, जो मतलब हिंदी है और हिंदवी है, हिंदवी शब्द का इस्तेमाल तो 30 बार हुआ है और हिंदी शब्द का इस्तेमाल जो है वो 4 बार हुआ है। तो सबसे पहले लिखित रूप में हिंदी का इस्तेमाल जो है, हिंदी शब्द का इस्तेमाल का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को जाता है। इन्होंने फारसी, इनका जो ग्रंथ था वो एक फारसी किताब थी, फारसी रचना थी। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को हिंदी सिखाने के लिए उसकी रचना की थी, उसका नाम था खालिक बारी। तो खालिक बारी जो था वो मेनली क्या था, फारसी टू हिंदी कोश था, जैसे इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश होता है। और उसमें हिंदवी शब्द का प्रयोग 30 बार किया गया है और हिंदी शब्द का प्रयोग 4 बार किया गया है। तो अमीर खुसरो के ग्रंथ से हमें पता लग रहा है कि हिंदवी जो शब्द है वो हिंदी से ज्यादा उस समय पर इस्तेमाल किया था इन्होंने। तो अमीर खुसरो को जो है इस चीज का श्रेय जाता है। अब हम इसके विकास देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। देखिए इसमें कुछ टाइम है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, फिर 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, उसके बाद 1 से आ जाएगा 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, उसके बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और उसके बाद 1000 ईस्वी से अब तक।
500 का डिफरेंस इसमें 1000 है, बाकी सब 500 का इजीली याद हो जाएगा। देखिए 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था वो संस्कृत का किया जाता था। संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। जो हिंदी थी वो संस्कृत के रूप में जो है वो प्रयुक्त हुआ करती थी। फिर 500 ईस्वी पूर्व के बाद इसका थोड़ा थोड़ा डेवलप होनी शुरू हुई ये भाषा, संस्कृत भाषा, और ये बन गई पाली भाषा। पाली भाषा में इसका जो इसका विकास हुआ वो पाली भाषा के रूप में हो गया। उसके बाद 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका जो विकास हुआ वो एक तरीके से प्राकृत रूप में हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत। और इसके बाद जो 500 से 1000 ईस्वी है वहां पर आ गई अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है वो 500 से कुछ समय तक चली होगी, फिर उसके बाद इसका एक विकसित रूप सामने आ गया था जिसको कभी कभी अवहट्ट भी बोला जाता है। अवहट्ट मतलब अपभ्रंश के बाद जो विकसित हुई भाषा वो थी अवहट्ट। और अवहट्ट भाषा के बाद जो 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है वो आ गई हमारी हिंदी। तो इसके स्टेप्स क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो यदि एग्जाम में आ जाता है, किस फॉर्म में आता है, इनको लगाने की फॉर्म में आता है कि किस प्रकार से इसका जो विकास हुआ है। तो सबसे पहले विकास हुआ है मतलब संस्कृत थी, फिर पाली हुई, फिर प्राकृत हुई, फिर अपभ्रंश हुई, उसके बाद अवहट्ट हुई और उसके बाद हुई हिंदी। तो ये 4-5 स्टेजेस हैं जो हमें याद रखनी है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। या तो ऐसा आ जाएगा ऑप्शन में विकास है, इनके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें पाली इधर कर देंगे, अपभ्रंश इधर, उल्टा सीधा करके दे देंगे कि कौन सा जो क्रम है वो सही है। तो क्रम आपको ये सही लगाना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो ये क्रम है हमारा इसके विकास का। अब हम देखते हैं, हम आते हैं राजभाषा का जो दर्जा है भारत में हिंदी को किस प्रकार दिया गया। जो हिंदी की जो यात्रा है भारतीय इतिहास में वो किस प्रकार से है। हिंदी भाषा जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अधिकतर जो हिंदी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है वो ज्यादा है। दूसरी भाषाओं के मुकाबले हिंदी जो है वो हमारे देश में ज्यादा बोली जाती है। लेकिन उसके बाद भी हिंदी को वो दर्जा हमारा जो देश है, जो हमारे देश का संविधान है वो दे ही नहीं पाया जो दर्जा देना चाहिए था। तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदी की जर्नी है वो भारत की राजभाषा के रूप में अब तक आकर स्थापित हुई है और क्या क्या उसके बीच में स्टेप्स हुए, क्या संघर्ष हुए, क्या उसके लिए जो प्रयास हैं वो भारत सरकार ने किए, वो हम देखते हैं। तो राजभाषा के रूप में हम दर्जा देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राजभाषा होती क्या है। देखिए कोई भी राज्य हो, कोई भी शासनकाल हो, उस समय में जो अधिकतर बोली जाने वाली भाषा होती है उसका प्रयोग राज्य के कार्यों में किया जाता है, राज्य सरकार के कार्यों में किया जाता है। उससे रिलेटेड जितने भी सरकारी काम होते हैं उसमें उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य की जो मतलब जो कार्य सरकारी काम है या बोली जाने वाली अधिकतर जो भाषा होती है उसको राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे अशोक हैं, तो अशोक के समय में हमने अशोक की इतिहास में भी कई बहुत जगह पर पढ़ा हुआ है कि उस समय पर जो उनके जो सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो भी हिस्ट्री ऐतिहासिक चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, उनमें पाली भाषा का उल्लेख है। तो उस समय पर जो राजभाषा थी वो पाली थी। अब हम आधुनिक में शुरू करते हैं। तो देखिए मध्यकालीन में अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी से लेकर जो अकबर तक थे, मुगल कालीन सम्राट जो अकबर थे, उनके समय तक जो हिंदी है वो राजभाषा के रूप में कार्य किया करती थी भारत में। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक के समय में जो हिंदी है वो राजभाषा के रूप में कार्य किया करती थी। बहुत सोचने वाली चीज है कि जिन लोगों की भाषा फारसी है वो भी हिंदी का प्रयोग किया करते थे उस समय में सभी सरकारी कामों में, कचहरी के कामों में। उसके बाद अकबर के एक मंत्री हुए जिनका नाम था तोडरमल। इन्होंने सरकारी काम के लिए, कचहरी के कार्यों के लिए फारसी भाषा का जो है वो समर्थन किया और इनके कहने पर जो भाषा है अकबर के समय के बाद में क्या हो गई थी, राजभाषा हो गई थी, फारसी को राजभाषा बना दिया गया था। फारसी को राजभाषा बना दिया गया। ये फारसी जो राजभाषा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई जब उस समय पर, उसके बाद मुगल काल खत्म हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में आकर राज करना शुरू कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भी 1833 तक, 1833 ईस्वी तक, 1833 तक जो फारसी थी वो भाषा थी,
जो राजभाषा के रूप में जो प्रयोग किया जाता था वो फारसी भाषा का ही किया जाता था। इसके बाद लॉर्ड मैकाले ने 1833 के बाद, लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने 1833 के बाद से जो भाषा बनाई के बाद जो राजभाषा का दर्जा है वो किसको दे दिया गया? अंग्रेजी को दे दिया गया। 1833 के बाद से राजभाषा का दर्जा इंग्लिश को दिया गया। देखिए, मोहम्मद गौरी से अकबर के समय तक हिंदी ही थी राजभाषा भारत में। फिर मंत्री जो थे अकबर के, तोडारमल मंत्री, उन्होंने फारसी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया और उसका समर्थन करते हुए फारसी भाषा को जो है वो राजभाषा बना दिया गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे देश में, लेकिन जब भी 1833 तक जो फारसी थी वो राजभाषा के रूप में काम कर रही थी। लेकिन लॉर्ड मैकाले को लगा कि अब तो हमारा राज हो गया है भारत में, हमारी भाषा जो है यहाँ पर चलनी चाहिए। तो 1833 के बाद जो इंग्लिश भाषा थी उसको उन्होंने राजभाषा बना दिया और तब से लेकर जो इंग्लिश है अभी तक उसका राजभाषा का दर्जा हटा नहीं है। हिंदी को भी बनाया गया बाद में, उसके बारे में भी हम बताएंगे। अब अंग्रेजी बन गई, अंग्रेजी चल रही थी। जब अंग्रेजी राजभाषा बन गई तो अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे देश में, हमारे भारत देश में वो राज कर रहे थे, तो उन्होंने हिंदी भाषा का जो अस्तित्व है वो खत्म करने की ठान ली। स्कूलों में इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी, हर जगह जो जितने भी काम हो रहे थे उसमें इंग्लिश जो है उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर इंग्लिश जो हिंदी, जो हमारे देश के जो नेता थे उस समय पर, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, जितने भी उस समय पर लोग हुए, पढ़े लिखे लोग हुए, उन्हें लगा कि नहीं, हमारी जो भाषा है वो तो हिंदी है, मोस्ट जो अधिकतर लोग हैं वो हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी का प्रयोग हम सरकारी कामों में क्यों ना करें, हमारा देश है, हमारी भाषा चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, इंग्लिश का क्या प्रयोग हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज का समर्थन करना शुरू किया और इसके लिए आवाज उठानी शुरू कर दी और हिंदी को राजभाषा बनाने की जो मांग है वो उन्होंने उठाई। उन्होंने जब पंडित मदन मोहन मालवीय जो है उनका ही सबसे पहला सजेशन था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, जब अंग्रेजी जो है राजभाषा बन गई थी। तो सबसे पहला जो सजेशन दिया, सबसे पहला प्रस्ताव जिसने दिया था हिंदी को राजभाषा बनाने का, जो नाम दिया था हिंदी को राजभाषा बनाने का, वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये सवाल आ जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा बनाने का जो नाम जो हिंदी का दिया है राजभाषा के लिए, सबसे पहले वो किसने दिया है? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इन्होंने ही इस चीज का समर्थन करना शुरू किया कि हमारे देश की जो भाषा है, जो लोग ज्यादा भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश हमारी राजभाषा नहीं होनी चाहिए, हमारी राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसके क्षेत्र में प्रयास करने शुरू किए, मांग उठनी शुरू हो गई। जब इन्होंने नाम दे दिया तो लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ कि राजभाषा जो हमारे देश की है वो हिंदी ही होनी चाहिए, कोई दूसरी भाषा हमारे देश पर राज करे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मांग उठी और मांग उठने का परिणाम ये हुआ कि 1901 में जो यूपी था उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ये मैंने यूपी वाली जानकारी में पढ़ाया है। संयुक्त प्रांत जो है उस समय यूपी का नाम था। तो संयुक्त प्रांत की जो कचहरी वाली भाषा थी उस समय पर जो इस्तेमाल हुआ करती थी वो उर्दू हुआ करती थी। वहां पर 1901 से पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के द्वारा वहां पर उर्दू के साथ साथ हिंदी भाषा का इस्तेमाल जो है वो कचहरी के कार्यों में करना शुरू कर दिया गया 1901 में। तो पंडित मदन मोहन मालवीय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजभाषा के लिए हिंदी का सजेशन दिया था, हिंदी का नाम दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 1901 में जो उस समय पर उत्तर प्रदेश था, मतलब उस समय उसका नाम संयुक्त प्रांत था, वहां पर उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी कचहरी के काम करने का जो दर्जा है वो दे दिया गया। संयुक्त प्रांत में तो हिंदी को दर्जा मिल गया उर्दू के साथ साथ कचहरी के काम करने का। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो समस्या ये आई कि हमारे संविधान में जो भाषा है, काम करने की जो राजभाषा है, वो अभी भी इंग्लिश ही थी। इंग्लिश का प्रयोग जो है वो खत्म नहीं किया गया था। तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे उस समय पर, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने एक प्रस्ताव लाए, ये एक प्रस्ताव लेकर आए संविधान सभा के समक्ष कि हमारे देश में यदि हमारी राजभाषा ही इंग्लिश रहेगी तो कैसा होगा। हमारे देश में जो राजभाषा है उसे हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो संविधान सभा में सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा था वो इन्होंने ही रखा था। संविधान सभा में हिंदी का जो प्रस्ताव रखा, सबसे पहले
हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव वो सर्वप्रथम रखा था गोपाल स्वामी अयंगर ने। और इनके प्रस्ताव को मानते हुए जो संविधान सभा थी उसने 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को ये प्रस्ताव स्वीकार किया कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। ये 14 सितंबर 1949 है और 14 सितंबर को ही सबको पता है हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहली बार संविधान सभा ने ये माना था कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। इसी के आगे, इसी के विकास के चलते, इसी के प्रयासों को देखते हुए 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग बनाया गया। राजभाषा आयोग जो है वो बनाया गया, उसकी एक समिति गठित की गई। उसका काम था हमारे देश के जो हमारे देश की जो राजभाषा है उससे रिलेटेड सभी प्रस्ताव लेना, उनके बारे में विचार करना और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो संविधान सभा को देना। तो संविधान सभा को या सरकार को देना। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग बना और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष उस समय पर जो बने थे, प्रथम अध्यक्ष, उनका नाम था बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बाल गंगाधर खरे है। तो ये प्रश्न भी जो है वो कई बार आया है कि राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे बाल गंगाधर खरे। जो सबसे पहले संविधान सभा में प्रस्ताव दिया हिंदी को राजभाषा बनाने का, वो दिया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। और सबसे पहले जो राजभाषा बनाने के लिए हिंदी का नाम सजेस्ट किया था वो किया था मदन मोहन मालवीय ने। कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान सभा में दिया है गोपाल स्वामी अयंगर ने और जो नॉर्मली जो नाम सजेस्ट किया है वो किसने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद 14 सितंबर को दर्जा देने की बात हुई कि 14 सितंबर को संविधान सभा ने मान लिया कि हमारा जो देश है उसकी राजभाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। इसीलिए हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया और उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे बाल गंगाधर खरे। जो हिंदी है उसे राजभाषा, और जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, उसको जो लिपि है राजभाषा और लिपि, उसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 343 में किया गया है कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है और उसकी जो लिपि देवनागरी लिपि है, उन दोनों को जो दर्जा दिया गया वो आर्टिकल 343 में उसके बारे में लिखा गया है। अब बात आती है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश भी राजभाषा थी। समस्या ये हो रही थी कि 2 भाषाएं जो हैं वो हमारे देश की राजभाषाएं बन रही थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय से जो हिंदी है वो पूरी तरीके से प्रचलित हो चुकी थी भारत में। उन्होंने पढ़ाई में हर एक क्षेत्र में हिंदी को उतार दिया था, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जितने भी सरकारी काम थे उसमें इंग्लिश का जो योगदान था वो बहुत ज्यादा हो चुका था उस समय। तो उस समय पर ये सजेस्ट किया गया था, संविधान सभा में भी ये सजेस्ट किया गया था कि 1965 के बाद सारे कार्य जो है वो हिंदी भाषा में होने शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश का जो अस्तित्व है, इंग्लिश के जो काम है, सरकारी कार्यों में जो इंग्लिश का इस्तेमाल है वो लगभग खत्म कर दिया जाएगा और 1965 के बाद जितने भी सरकारी कार्य भारत में होंगे वो किस में होंगे, हिंदी भाषा में होंगे। किंतु इस पर ऑब्लिगेशंस आने शुरू हो गए। इस पर जो है लोगों ने गलत बोलना शुरू कर दिया कि आप पर्टिकुलरली हिंदी भाषा को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो नॉर्मली नॉर्थ के एरिया में ज्यादा बोली जाती थी, साउथ में उस समय पर नहीं बोली जाती थी। साउथ में तमिल, तेलुगु ये सब भाषाएं बोली जाती थी। तो साउथ के लोगों ने और लोगों ने भी ये चीज पर मांग उठानी शुरू करी कि 65 के बाद अगर आप हिंदी का ही प्रयोग सरकारी कार्यालयों में करेंगे तो साउथ का या फिर वो वर्ग जो हिंदी भाषा को बोलता ही नहीं है उसका क्या होगा। तो उस समय पर ये नहीं हो पाया और उसके बाद 1963 में और 1967 में राजभाषा का जो आयोग था उसमें संशोधन आया। राजभाषा आयोग में संशोधन हुआ और इन 2 संशोधनों में ये बात तय कर दी गई कि हिंदी और इंग्लिश हमेशा के लिए राजभाषा जो है वो बना दी गई है। मतलब इंग्लिश को आप राजभाषा के दर्जे से हटा नहीं सकते, इंग्लिश का प्रयोग राजभाषा के रूप में करना ही होगा। 1963 और 67 के संशोधन में यह डिसाइड हो गया कि हमेशा के लिए हिंदी और इंग्लिश जो है उन्हें राजभाषा का दर्जा
दे दिया गया। मैंने जब आपको जो चिन्ह थे, प्रमुख चिन्ह जो हमने हमारे देश के पढ़ाए थे उस समय पर, जो प्रतीक पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो अंतर समझिए इस चीज का। राष्ट्रभाषा वो होती है जिसका प्रयोग प्रत्येक कार्य में, बोलचाल की भाषा में हर एक तरीके से किया जाए, जो एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हो कि वहां की राष्ट्रभाषा अगर हिंदी है तो वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन राजभाषा का जो प्रयोग है वो बोलना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपके लिए प्रत्येक एरिया में बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसका प्रयोग भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस सरकारी कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। और यदि दो हैं तो मतलब आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं और हिंदी भी यूज कर सकते हैं। दोनों भाषाएं आप सरकारी कामों में यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि अधिकतर जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं वो दो भाषाओं में निकलते हैं, या तो इंग्लिश में और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी, वो हिंदी में भी। तो इसलिए जो इंग्लिश और हिंदी है दोनों जो है इस समय पर राजभाषा के रूप में हमारे देश में है। अब हम बात कर लेते हैं संविधान में कौन कौन सी जो हिंदी की भाषाएं हैं, भारत की भाषाएं हैं, उनको दर्जा दिया गया है। देखिए, जब संविधान बना हमारा उस समय पर जो भाषाएं थी वो मात्र उस समय पर 14 भाषाएं थी जिन्हें संविधान सभा ने अपने देश की जो भाषा थी, संवैधानिक भाषा, उन्हें दर्जा दिया था। सर्वप्रथम जो दिया था 14 भाषाओं को दिया था। उन्हें संविधान सभा ने सर्वप्रथम 14 भाषाओं को हमारे देश की जो राजभाषा है वो माना था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो संविधान सभा थी उसमें धीरे धीरे जो 14 भाषाएं थी वो तो थी और धीरे धीरे संशोधन करके उन दूसरी भाषाओं को भी जोड़ना शुरू कर दिया। तो 3 संशोधन हुए, एक हुआ 21वां संशोधन, एक हुआ 71वां संशोधन और एक हुआ 92वां संशोधन। तो ये 3 संशोधन हुए और इनके द्वारा अन्य भाषाओं को जोड़ लिया गया। और वर्तमान में जो हमारे संविधान ने जो भाषाओं को मान्यता दे रखी है वो भाषाएं इस समय पर हैं 22। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है तो वो है 22 भाषाएं। और जो शुरू में दी गई थी 14 भाषाएं, वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं हम। 14 भाषाओं में जो नाम है सबसे पहले, जो 14 भाषाओं में नाम है सबसे पहले उसका वो नाम है हमारा बांग्ला, गुजराती, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, असमिया, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, मलयालम, उर्दू लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ जी 14 भाषाएं हमारी हो गई। कौन कौन सी थी? बांग्ला, गुजराती, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, असमिया, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और मलयालम। इन 14 भाषाओं को संविधान सभा ने उस समय पर मान्यता प्रदान की थी। फिर उसके बाद आया 21वां संशोधन, 21वां संशोधन, और इसमें एक और भाषा जिसे ऐड किया गया, उसको ऐड कर लिया गया, वो भाषा का नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को ऐड किया गया 21वें संशोधन के तहत, और इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। उसके बाद 71वां संशोधन आया। कुल 3 संशोधन है भाषा के क्षेत्र में, आपको याद करने ज्यादा इतने कठिन नहीं है। देखिए 21 है, फिर 71 है और फिर 91 का अगला 92, इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। तो 21वें संशोधन में जोड़ा गया सिंधी भाषा को और अब हो गई हमारे पास 15 भाषाएं। उसके बाद 71वां संशोधन आया और फिर से जोड़ लिया गया 3 और भाषाओं को जिसका नाम था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया और टोटल भाषाएं उस समय पर संविधान में मान्यता प्राप्त वाली हो गई 18 भाषाएं। सिंधी को मिला के 15, 3 और जोड़ ली गई 18। उसके बाद आया 92वां संशोधन। बयानवेवें संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
ये 4 भाषाएं जो हैं वो 92वें संशोधन में जोड़ ली गई हैं और 18 और 4 मिलाकर 22 हो गई। वर्तमान में जो भाषाएं हैं इस समय पर वो हैं 22 भाषाएं जिन्हें संविधान ने मान्यता दे रखी है, वो 22 हैं। तो सवाल आ जाता है कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली हुई है? 22 को मिली हुई है। और सर्वप्रथम कितनी भाषाओं को मिली हुई थी? 14 भाषाओं को मिली हुई थी। कौन कौन सी थी? बांग्ला, गुजराती, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, असमिया, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, मलयालम। फिर 21वां संशोधन हुआ और सिंधी भाषा को जोड़ लिया गया। उसके बाद 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ लिया गया और 92वें संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़कर टोटल भाषाएं हो गई हमारे देश में 22। तो ये कंसेप्ट है हमारा संविधान में किस प्रकार से जो भाषाएं हैं उन्हें जोड़ा गया है, किस प्रकार से उनका काम हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का जो ये टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया हिंदी भाषा का जो विकास है, हिंदी का जो इतिहास है वो कैसे हुआ, हिंदी नाम कैसे आया। उसके बाद हमने देखा कि संविधान जो है उसमें हिंदी किस प्रकार से, हिंदी की यात्रा जो है वो संविधान में किस प्रकार से रही है, भाषाएं किस प्रकार से संविधान में जोड़ी गई हैं और राजभाषा के रूप में जो हिंदी है उसको दर्जा दिया गया, लेकिन उसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमारी हिंदी की क्लास, जो हमारी पहली क्लास थी, वो कंप्लीट होती है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में हिंदी से रिलेटेड। आज के बाद आपको रेगुलरली क्लास मिलेंगी। देखिए हिंदी जो सब्जेक्ट है वो बहुत से एग्जाम्स में आता है, लेखपाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, और इसमें राज्य का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हिंदी तो सभी जगह पे सेम है ना। तो आप इसको जरूर पढ़ें और इसके बाद हमारी अगली क्लासेस के लिए अगर आपको जुड़ना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और आप सोचेंगे कि अभी तक कोई क्लास पढ़ी ही नहीं है। तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बाकी थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।